प्रोडक्शन नहीं होता? जैसे आप कुछ समय पहले बोले थे ना, जो ब्राह्मण लोग हैं वही सब सत्ता पे है। अच्छा, वैसे नेपाल में भी है। नेपाल में भी ब्राह्मण ही है। हाँ, ठीक। जो ब्राह्मण लोग हैं वो नेपाल में भी है और उन्हीं के सत्ता है। अच्छा, ठीक। हाँ। उनको जनसंख्या कम है लेकिन सेम इंडिया की कंडीशन नेपाल में भी लागू होता है। अच्छा, मतलब भारत में तो है, हावी है ही एकदम, नेपाल में भी जितना भी पहाड़ क्षेत्र के हैं लोग, वो सभी क्षेत्र में राज करते हैं। जितने भी पोस्ट पे हैं सब मधेश नहीं पाएंगे, मधेसी लोग या अन्य जनजाति नहीं पाएंगे। यानी वहाँ के जो मूल नागरिक है उनका शासन नहीं है। शासन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? अब पहले से शिक्षित है वो लोग। अच्छा, शिक्षा में उन्हीं लोग का अधिकार था, अभी तो था नहीं। अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट सबको शिक्षा दे रही है। आप मान लीजिए जो वैकेंसी निकालती है, जो लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं लोग, उसमें नाम निकाला जाता है। और मान लीजिए जो सत्ता ज्यादा है उसका पहुंच ज्यादा है। ठीक। तो अपना लोग का जो अपना आदमी है उसको लोक सेवा आयोग पास हुआ भी है, लेकिन नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब पास करने जो निम्न वर्ग के वहाँ के मूल निवासी हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, सारी चीजें, उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। होता है, बड़े पैमाने पर नहीं होता है। अच्छा, कम पैमाने मतलब वहाँ भी जिसका भी पावर होता है, जो जिसके पास पैसा होता है उसका हो जाता है। मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, हमारा नाम निकल गया फिर भी नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। दोस्तों, कुशीनगर आवाज चैनल के आज जो हमारे मेहमान हैं एक अंतर्राष्ट्रीय शख्स हैं नेपाल से। पड़ोसी मुल्क नेपाल जो हमारा मित्र मुल्क भी है, वहां से एक हमारे मित्र हैं अमरसेन जी। अमरसेन जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निहायत जिंदा दिल इंसान है, काफी जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे तरीके से समझते हैं, एक बिजनेसमैन है जो भारत और नेपाल से इनका व्यापार भी होता है। और आज इनको चैनल पे बुलाया गया है, नेपाल और भारत के व्यापार को जानेंगे, उसके संबंधों को जानेंगे, तमाम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम कलेक्ट करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो आपका भारत में और कुशीनगर की आवाज पे बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको। मैं चाहता हूं एक छोटा सा परिचय दे दें हमारे भारतीय दर्शकों के लिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अमरसेन कुशवाहा, मैं नेपाल के रहने वाला हूँ जी। अपना मित्र राष्ट्र जो नेपाल है, पड़ोसी देश नेपाल है, वही के रहने वाला हूँ मैं। तो सर, आप ये जो व्यापार करते हैं, कितने दिनों से आपका भारत से व्यापार चल रहा है? देखिए, हमारा व्यापार तो वही अक्टूबर माह से हो रही है। ठीक। और वो भी व्यापार नहीं है, अपना ससुराल भी इंडिया में है। अच्छा, ठीक। तो रिश्ता तो बहुत है इंडिया से और नेपाल से। तो ये चीजें, रिश्ता भी है, व्यापार भी चल रहा है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप चूंकि बॉर्डर के किनारे रहते हैं, आपका जो रहना है, जो घर है, गांव है, बॉर्डर के किनारे स्थित है, तो मेजर रूप से मुख्य पैमाने पे भारत और नेपाल के जो लोग हैं किस प्रकार का व्यापार होता है? देखिए, व्यापार तो और हमारा नेपाल और इंडिया से विविध किस्म के व्यापार है। मान लीजिए अब केला से लेके, फल फूल से लेके, हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, अन्न तत्व जो भी है वो हो गया। और बात कह रहा कि जो आलू प्याज के व्यापार है वो भी चल रही है जी। आलू प्याज का भी व्यापार तो एकदम इंडिया और नेपाल से एकदम हो रहा है। तो आपका भारत से जो व्यापार है, काफी चीजें सुनने को मिलती हैं कि जो नेपाल है उसमें बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग भारत से खरीदते हैं और ज्यादा पैसा देकर के, क्योंकि आपके जो पैसे का जो वैल्यू है भारतीय रुपयों की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। मतलब 1 रुपया भारत का आपके चाहे नेपाल में कितना होता है? 1 रुपया भारत का हुआ तो हमारा 1 रुपया 60 पैसा होता है। 1 रुपया 60 पैसा, यानी 10 रुपए का 10 रुपया का 16 रुपया होता है। अगर मैं 10 रुपया दूंगा तो आप हमको 16 रुपया देंगे। तो क्या क्या कारण है कि आपकी गवर्नमेंट उत्पादन नहीं कर पाती है, प्रोडक्शन नहीं कर पाती है? देखिए, वहाँ राजनीतिक जो है वो सब राजनीतिक अपने में ही है। ठीक। जनता तक राजनीतिक नहीं पूछती है। जो सत्ता पर है लोग, जो सत्ताधारी है लोग, वो सब अपने में ही पच कर देते हैं। ठीक। ईमानदार जो दिल होता है वैसा नहीं है, सब लूटपाट है, भ्रष्ट नेता भी हैं लोग, इसीलिए हमारा देश प्रगति पे नहीं आती है। ठीक। वहाँ का देश गरीब है लेकिन जनता गरीब नहीं है। हाँ, ऐसा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गरीब है, देश गरीब हो गया है? जो हमारी सरकार है वो गरीब है, लेकिन जनता गरीब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप मान लीजिए, हमारी देश में जो सत्ता पे है लोग, वो लोग अमीर है, जनता जो है वो भी अमीर है, देश गरीब है। हमको सोचने में ताल्लुक है। ये तो पहली बात सही है। मान लीजिए अब विकास नहीं है, देश गरीब हो गया। ठीक। कंपनी नहीं है, देश गरीब हो गया। जी। जितने भी सत्ता पे लोग हैं, जितने कर्मचारी लोग हैं वो धनी है। ठीक।
थोड़ा बहुत है, किसान जो लोग है बहुत पीड़ित है, जो वही गरीब है। लेकिन ज्यादातर लगभग आपकी 80% जनता वहाँ के गरीबी से मुक्त है वहाँ गरीबी से 20% लगभग 20% है वो। एक मैं चीज जानना चाहूंगा कि जब आपका जो भी चीजें हैं भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, मंगाया जा रहा है, दूसरे देशों से आपका देश आयात कर रहा है, कभी चाइना से कर रहा है, अन्य देशों से कर रहा है, और खुद का वैसा कुछ बड़ा पैमाने पे मास प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, तो फिर क्या चीजें हो रही है? आपके देश में कुछ कंपनियां बनेंगी नहीं बनेंगी? ऐसी देखिए, जो कंपनियां थी पहले तो कंपनियां बहुत थी, मान लीजिए जूता चप्पल और गन्ने की और बहुत तमाम कंपनियां थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो अब सत्ताधारी लोग हैं, जो हमारे पूर्वज है, बड़े महानुभाव जो है लोग, उन्होंने क्या किया, अब जो कंपनियां भी थी उसके कमीशन लेके या किसी भी तरह से वो भी बंद हो गया। ज्यादातर अभी कंपनियां नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर से चला रहे हैं कंपनी लोग, जो अपने पूंजी से चला रहे हैं, वही चल रही है। देखिए, सरकारी कंपनी वैसी कोई भी नहीं है। यानी आपके देश में भी कमीशन खोरी घुसखोरी है क्या? बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ हमको सुनने को मिलता है कि हमारे अधिकारी ऐसा नहीं है। हमारे भी यहाँ मान लीजिए कोई भी योजना की काम आ रही है, बिना कमीशन से आपके बजट पास नहीं होगी। अच्छा। हाँ, कमीशन देना ही पड़ेगा, तभी आपको बजट क्लियर होगा और आपको पैसा निकासी होगा। अच्छा, मतलब कमीशन जरूरी है। कमीशन है। जितने भी कार्यपालिका न्यायपालिका जितने भी कर्मचारी बैठे हैं लोग, सबको कमीशन चाहिए। अच्छा, आपके वहाँ लेखपालों की व्यवस्था होती है? अकाउंटेंट होते हैं, लेखपाल जो है जमीन वगैरह का जो चीजें देखते हैं, होते हैं। डीएम एसडीएम आपके वहाँ भी ये चीजें सब है। तो ये भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं आपके वहाँ? सब करते। मतलब आपका भी देश भ्रष्टाचार से पीड़ित है? भ्रष्ट से पीड़ित है, तभी तो विकास नहीं हो पा रही है। यदि भ्रष्ट बंद हो गया, विकास एकदम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मान लीजिए, प्राकृतिक रूप से तो धनी देश है, उसका जो डायमेंशन है, उसके जो भी रिसोर्सेस है आपके देश के, पेड़ पौधे और भी तमाम धार्मिक आस्थाएं से लेके, धनी देश है हमारा, बहुत समृद्ध। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया से ज्यादा भी नेपाल में प्राकृतिक सौंदर्य ये बात है, क्योंकि भारत से तमाम लोग विजिट करने जाते हैं। मैं खुद ही गया था देखने के लिए पहाड़ों को। टूरिज्म स्थल है वो। और देखिए, हमारा नेपाल कैसे चल रहा है, जो विदेश से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसा, क्या बोलते हैं, IME। अच्छा, मनी एक्सचेंज जो होता है, इसीलिए से देश चल रहा है। यदि विदेश से लोग पैसा पठाना बंद कर दे तो लगभग देश डूब जाएगा। हाँ, मतलब अन्य देशों के पैसों पे, मुद्रा पे आपके देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो टिकी हुई है। एक चीज मेजर समस्या मैं जानना चाहूंगा, क्या आपके देश के लोग भी अन्य देशों में कमाने के लिए जाते हैं? बहुत ज्यादा। एक दिन में लगभग लाखों लोग विदेश जा रहे हैं। अच्छा, नेपाल से। मतलब आपके नेपाल में रोजगार नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई करके 12 पढ़ते हैं, BEd करते हैं, पढ़ लिख के अच्छी शिक्षा 10 पास करके, उसके बाद कोई टेक्निकल लाइन में जाते हैं, सीखते हैं, भाषा लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद विदेश जा रहे हैं सब लोग। मतलब वहां से भी माइग्रेंट्स का जो है निष्कासन हो रहा है अपने जीविका को चलाने के लिए, और विदेशों से वो लोग पैसे भेज रहे हैं चीजें, और वही जो आ रही है इनकम, जो टैक्स काट रहे हैं लोग, इसी से देश चल रही है। अच्छा, तो वहाँ की जो जनता है जो बाहर से कमा के भेजती है, उस टैक्स के बदौलत आपका गवर्नमेंट चल रहा है। तो क्या अगर ऐसा मान लीजिए हो जाए कि लोग भेजना बंद कर दें, लोग बाहर जाना छोड़ दें, तब तो आपके देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा? एकदम छिड़ जाएगा। छिड़ने वाला ही है। लगभग कुछ समय पहले आंदोलन चल ही रहा था, राजा को लेके चल रहा था। आपके वहाँ जो नरेश की प्रणाली थी, वो क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्र शाही के, राजा के लेके वो युद्ध चल रहा था। उसके बाद शिक्षा को लेके चल रहा है। मान लीजिए अभी बंद हुआ है। जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वहाँ के जो लोग हैं, किस वर्ग के लोग हैं वहाँ पे शासन करने वाले? क्या वो अपने व्यक्ति लोलुपता में वो माहिर हैं, स्वयं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किस समाज के वहाँ के लोग? वही बात है, सब अपने लोग को देख रहे हैं, गरीब लोग को कोई नहीं देखता है। वहाँ भी जो ब्राह्मण बाहुन क्षेत्र जाति है, जो वही सब अपने में ही सीमित रह जाता है। अच्छा, जो भी कोई भी पद हो, या सरकारी नौकरी से लेके कुछ भी पद हो, कर्मचारी से लेके कुछ भी हो, सब अपने में सीमित रह जाती है। अच्छा, मतलब स्वयं तक सारी चीजें। तो आपके देश की जो जनता है, जो नौजवान है, जो वोट देते हैं, जो टैक्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग आंदोलन नहीं करते? इस पर होती है, आंदोलन होती है, लेकिन दबा दिया जाता है। अच्छा, तो अभी मुख्य रूप से आपके जो देश की जो पार्टियां हैं, कौन कौन से पार्टियों का योगदान है? कैसी कैसी पार्टियों का मैं थोड़ा नाम जानना चाहूंगा।
अब पार्टी तो देखिए, पार्टी तो तमाम है, मान लीजिए। अब जैसे मेजर जो पार्टियां हैं, मेजर पार्टी कांग्रेस, एमआलए, माओवादी है। माओवादी, कांग्रेस और एमआलए, एमआलए, तीन पार्टियां है जो देश में सत्ता चला रहे हैं अभी तक। ये जो माओवादी का कर रहे हैं, माओवादियों का शासन है, वो लोग शासन में है। हाँ, शासन में है अभी, लेकिन कुछ समय पहले मान लीजिए वो प्रधानमंत्री हमारा माओवादी के ही था। अच्छा, माओवादी के ही थे। लेकिन माओवादियों का जनता के बीच एक छवि ये बना दिया जाता है कि ये मार काट वाले होते हैं। हाँ, होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो ये कितना हद तक सही है? देखिए, पहले तो मारकाट हुआ था, माओवादी जब शुरू में आई तो कुछ मारकाट हुई, उसमें तो जनता मर गए लोग, 16-17-18 हजार बताया जाता है मर गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ था, लेकिन अब वैसा माओवादी के वजह से अब ऐसा कुछ नहीं होता है अभी। ठीक है, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कोई माओवादी क्यों बनता है? क्या कारण हो सकता है कि लोग देखिए, माओवादी बनने की वजह से क्या कारण है, जब वो पीड़ित हो जाता है तो माओवादी बनना पड़ेगा उसको। जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो माओवादी बन जाएगा, आतंक फैलाएगा, आतंक करेगा। यानी जब उसका शोषण किया जाता है, दबाया जाता है, तो मजबूरी में नौजवान माओवादी बन जाता है। पहले उससे सही व्यक्ति होता है, जब उसका शोषण होता है, न्याय नहीं मिलता है, तब जाकर के वो माओवादी बन जाता है। तो आप माओवादियों को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अब वैसा तो सभी राजनीतिक नेताओं और सभी पार्टी के कोई दृष्टि हमारी नहीं रहती है, बस वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। जी जी, सबको एक दृष्टि से देखते हैं हम लोग, और वैसा कुछ इश्यू नहीं है। यानी वहाँ की जो जनता है, जनता में व्यवहार ठीक है, जनता का जनता के प्रति व्यवहार ठीक है। क्या वहाँ भी झंडा ढोना, डंडा ढोना, नेताओं की चापलूसी है? कुछ लोग तो है, मान लीजिए, अब वैसा लोग नहीं रहेंगे तो उन लोग का रोजी रोटी चलेगा नहीं। ठीक, सभी देश में वैसा ही है, लेकिन हमारे देश में भी वैसा ही, झंडा बोकते हैं लोग, कुछ खाने पीने को मिल जाता है, झंडा बोक लेते हैं। हाँ। मतलब जो सिस्टम हमारे वहाँ है, मेजरली देखा जाए तो वही एकदम सेम है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपका देश कभी गुलाम नहीं रहा, और आपका देश से जो रिश्ता है हमारा, शादी विवाह वाला रिश्ता है। आपने खुद ही बताया कि भारत में आपका ससुराल है, और हमारे जो आस्था माने जाते हैं राम जी, उनका ससुराल कहाँ है? आपके देश में। तो ये जो पृष्ठभूमि रही है, बेटी रोटी का रिश्ता एक तरीके से देखा जाए, चीजें हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो सत्य है, मान लीजिए बहुत पहले से हमारी रिश्ता है सीता और राम को लेके। ठीक है, और अभी तक उसी हिसाब से चलते आ रहा है। मान लीजिए व्यापार हो गया, शादी विवाह, जितना भी है कारोबार इंडिया और नेपाल से होती रहती है, खुला सीमाना है, कोई रोक छेक नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, आवागमन एकदम जाता होता है। ठीक, ऐसा ही रिश्ता तो अब है, चल रही है, ऐसी रिश्ताएं चल रही है। तो क्या भविष्य में लगता है कि आपकी जो व्यवस्था है वो थोड़ी सुधरने वाली है? हाँ, सुधरेगी, परिवर्तन आ रही है, कुछ नया जो जागरूक हुआ है लोग, चुनाव लड़ रहे हैं, संसद में भी पूछ गए हैं लोग। अच्छा, अब आंदोलन चल रही है, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, कौन से तत्व है, कौन लोग हैं जो उनके आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं? देखिए, वही एमआलए, कांग्रेस, माओवादी है लोग जो दबा दे रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र पार्टी है जो, जी, ठीक, अब एक रासपा है, और एक स्वतंत्र पार्टी है हमारी। जी, वैसे पार्टियां तमाम है, लेकिन दो जो पार्टियां हैं लोग एक्टिव है उसमें, तो उन लोगों को दबाया जा रहा है। जी, ठीक, तो ऐसा नहीं लगता है, लगभग 2084 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2084 मतलब अभी तो हमारे वहाँ 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है, हमारा एडवांस है ना। अच्छा, इसलिए विक्रम संवत वाली है जो। जी, वही, तो संभवतः 2084 तक चीजें आपकी लगभग ठीक हो जाएंगी। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपका हमारा पड़ोसी नेपाल है और आपका पड़ोसी चाइना है, काफी सटा हुआ है, तो हम लोग आपसे व्यापार करते हैं, आप हमसे करते हैं। तो नेपाल जो है चाइना के कभी कभी सुनने को आता है उसकी गिरफ्त में आ जाता है, चाइना का दबाव आ जाता है, मिल जाता है। तो चाइना का नेपाल से कैसा संबंध है, उसकी क्या भूमिका? देखिए, वो भी मित्र राष्ट्र है, ये भी मित्र राष्ट्र है, ज्यादा घनिष्ठता हमारी जो है इंडिया से है, और ज्यादा मोहब्बत इंडिया से मोहब्बत है। ठीक, अब चाइना से तो है नहीं। ऐसा व्यापार सिर्फ व्यापार में सीमित है, रिश्ता नाता से कोई सीमित नहीं है। ठीक, और हमारे जो इधर के है रिश्ता नाता से लेके हर एक क्षेत्र से व्यवहार है। उधर से जो है, अब है कोई पार्टी नेता है, अब उनके चपेट में आ जाते हैं लोग, वो दबाव देता है। ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं है चाइना से लेके, बस वही बात है। तो चाइना का व्यापार चलती है, चाइना से भी व्यापार आती है। मुख्य रूप से क्या क्या व्यापार आप लोग का चाइना से होता है? अब देखिए, अब टेक्निकल जो चीज है और यांत्रिक जितना भी प्रोडक्ट है सब वही है, आलू प्याज भी है, एक खाद्य से लेके एग्रीकल्चर सब कुछ है, लगभग सारी चीजें जो व्यापार भारत से होता है वो वहां से होता है।
टेक्निकल चीजों का, भारी मशीनरी का, इन सारी चीजों का व्यापार होता है। और किस देश से, और आपका कौन सा पड़ोसी देश है, उससे कौन सा व्यापार होता है? पड़ोसी देश देखिए, वो भूटान है और चाइना है और भारत है। तो भूटान वगैरह से कैसा संबंध? भूटान से वैसा ज्यादा नहीं है। मेजरली आपका मोहब्बत भारत से है, भारत से ज्यादा, और उसके बाद से चाइना से है। अगर मान लीजिए कोई भारतीय लोग आपके देश में जाना चाहें तो कितना का खर्च आ जाएगा घूमने के लिए? देखिए हमारे देश में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए 10,000 आप यदि ऐसी लेके जाते हैं तो लगभग कुछ नेपाल के आधे ही सब घूम के चले आएंगे। अच्छा, 10,000 में आधा नेपाल घूम के चले आएंगे। 20,000 हो जाए तो पूरा नेपाल? हाँ, पूरा नेपाल घूम जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो विजिट का जगह है आपके नेपाल में, जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं जहाँ घूमा जा सकता है, कौन कौन सी जगह हैं? देखिए वहाँ काठमांडू में तो तमाम धार्मिक स्थल है लोग, और उधर हमारा जनकपुर हुआ, राम जानकी मंदिर, ठीक, और त्रिवेणी धाम हुआ हमारा जी, और इधर पोखरा है, और उधर मान लीजिए पहाड़, हिमालय पर्वत है हमारी। बहुत से ऐसी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी। मतलब अगर कितने दिन का टूर का पैकेज बनाया जाए, प्लान बनाया जाए, तो पूरा नेपाल घुमा जा सकता है? अब घूमने के लिए तो देखिए टाइम तो आपको लगेगा, घूम रहे हैं तो मान लीजिए 1 महीने में, तो कम से कम 1 महीने से बेसी लग जाएगा। बढ़िया से घुमा जाए, एकदम 1 महीना लग जाएगा। हाँ, 1 महीना लग जाएगा। मतलब उतना स्थल है, उतना तीर्थ यात्रा भी है उधर, पर्यटन क्षेत्र भी है। तो आपके नेपाल की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, मुख्य रूप से किन किन चीजों पे टिका हुआ है? अब देखिए वो टिके हुए तो यही है, ट्रांसपोर्ट है। मान लीजिए जो विदेशी इनकम है, टैक्स वाला, उसी पर है आधारित, जो टैक्स पे टिका है, और कुछ नहीं। आपके वहाँ टैक्स का प्रक्रिया क्या है? कितने रुपए तक आप कमाने लगते हैं तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा? देखिए हमारे वहाँ पर लगभग आप 10,000 से, सरकारी यदि कर्मचारी है तो उसका कितना भी हो तलब, टैक्स लगना शुरू हो जाता है। 13% 13% देना ही पड़ेगा। और जो प्राइवेट है उनके लिए? प्राइवेट सेक्टर में वही 2%। अच्छा, मात्र 2% ऐसी चीजें लगती हैं। तो ये रहे हमारे नेपाल के हमारे मित्र अमरसेन जी, जिनसे काफी ब्रॉड वार्ता हुई है, तमाम चीजें जानने को मिली है, नॉलेज मिला है। और भी समय आएगा जब हम इनको बुलाएंगे और भारत और नेपाल का जो संबंध है, इन पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।